ये है डैरियन गैप, कोलंबिया और पनामा के बॉर्डर के बीच दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया। इस 100 मील के एरिया को क्रॉस करने का मतलब है मौत की घाटी से गुजरना। इसी एरिया की वजह से आज भी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका किसी भी रोड या रेल नेटवर्क से आपस में कनेक्टेड नहीं है। पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में सिर्फ 7 दफा इस पूरे एरिया को किसी भी कार या जीप के जरिए क्रॉस करने की कोशिश की गई है। इतना खतरनाक होने के बावजूद कुछ लोगों के लिए इस एरिया को क्रॉस करना बहुत ही जरूरी है। हर साल हजारों बल्कि लाखों लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज स्पेशली कोलंबिया, इक्वाडोर और वेनेजुएला से इस एरिया को क्रॉस करके एक अच्छी लाइफ का ड्रीम लिए सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका जाने की कोशिश करते हैं। 2022 में 2.5 लाख लोगों ने इस डैरियन गैप के थ्रू मैक्सिको और फिर यूनाइटेड स्टेट्स जाने की कोशिश की, लेकिन इन 2.5 लाख में से कई 100 लोग इस गैप को क्रॉस करते हुए मारे गए। आखिर इस 100 मील के एरिया में ऐसा क्या है कि इसे दुनिया का सबसे खतरनाक एरिया माना जाता है? और इतना पैसा और टेक्नोलॉजी होने के बावजूद आज तक इस एरिया में रोड या रेल नेटवर्क बनाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। सच ये है कि इस वीडियो में 21st सेंचुरी में जहां तपते हुए रेगिस्तानों में भी स्टेट ऑफ द आर्ट शहर बनाए गए हैं, वहीं इस छोटे से एरिया में रोड या रेल बनाना इतना मुश्किल क्यों है? इसकी 4 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह है खतरनाक मौसम। डैरियन गैप लाइन ऑफ इक्वेटर से कुछ 100 किलोमीटर ऊपर है, जिसकी वजह से यहाँ का मौसम काफी गर्म होता है। और फिर नॉर्थ और साउथ पर अटलांटिक और पैसिफिक ओशंस हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी भी काफी हाई होती है। इस सारे एरिया में बहुत ज्यादा घने जंगल हैं और पूरे साल में मतलब करीबन 365 में से 330 दिन यहाँ बारिश होती है, जिसकी वजह से न सिर्फ यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स बहुत आते हैं बल्कि पहाड़ों पर भी अक्सर लैंडस्लाइडिंग होती रहती है। इतनी बारिश और फ्लड की वजह से यहाँ कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंक्रीट हो, सीमेंट हो या एसफॉल्ट, इन सब को सूखने के लिए खुश्क और गर्म मौसम चाहिए। और अगर इस सब का तोड़ कर भी लिया जाए तो यहाँ पर दूसरी सबसे डेंजरस चीज है खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े। हमारी पूरी जमीन में इतने जहरीले सांप, मकड़ियां और मच्छर कहीं नहीं पाए जाते जितने इस डैरियन गैप में हैं। और फिर क्योंकि इस सारे एरिया में दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल, कोई घर, कुछ भी नहीं, तो अगर इनमें से कोई भी चीज आपको काट जाए तो आपका बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसीलिए यहाँ से गुजरने वाले ज्यादातर लोग मलेरिया, डेंगू, सांप के जहर या फिर दरिया में डूबकर मारे जाते हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि अमेरिका और दूसरे कंट्रीज के लिए यहाँ पर रोड बनाना बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। हाँ, एक्सपेंसिव जरूर होगा, मुश्किल भी होगा, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या वजह है कि यहाँ पर रोड या रेल बनाने की कोशिश ही नहीं की जाती? असल में कुछ कंट्रीज चाहते ही नहीं कि यहाँ पर कोई रोड या रेल नेटवर्क बने, खास तौर पर अमेरिका और पनामा। दरअसल 19th सेंचुरी में पनामा कोलंबिया का ही एक प्रोविंस होता था, मगर इसी डैरियन गैप की वजह से कोलंबिया के लिए पनामा पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल था। कोलंबियन गवर्नमेंट के लिए पनामा से कनेक्टेड रहने का एक ही रूट था और वो था समुद्र के थ्रू। इसी डिस्कनेक्शन का फायदा उठाते हुए पनामा ने कोलंबिया से आजादी के लिए एक मूवमेंट शुरू की और 20th सेंचुरी में इसी मूवमेंट में एक राइजिंग सुपर पावर ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, जिसका नाम था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दरअसल अमेरिका की पनामा कैनाल में बहुत दिलचस्पी थी और वो चाहता था कि इस कैनाल का कंट्रोल उसके पास हो, बिकॉज पनामा कैनाल की कंस्ट्रक्शन से पहले ईस्टर्न और वेस्टर्न अमेरिका में ट्रेड बहुत मुश्किल था। सारी शिप्स को पूरा साउथ अमेरिका क्रॉस करके अमेरिका की वेस्टर्न या ईस्टर्न कोस्ट तक जाना पड़ता था। तो अमेरिका की ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट लाइन आपस में डिस्कनेक्टेड थी और इसी का हल निकालने के लिए ये आर्टिफिशियल कैनाल बनाई गई, जिसके बाद अमेरिका की न सिर्फ ट्रेड शिप्स बल्कि नेवी भी अब बहुत ही आसानी से थोड़े दिनों में एक साइड से दूसरी साइड तक जा सकती थी। और उस वक्त ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो भी पनामा कैनाल को कंट्रोल करेगा वो अमेरिका की एक बहुत बड़ी वीकनेस को कंट्रोल करेगा। अब कोलंबिया उस जमाने में इस कैनाल का कंट्रोल अमेरिका को नहीं देना चाहता था और इसीलिए अमेरिका ने पनामा की इंडिपेंडेंस मूवमेंट में उसका भरपूर साथ दिया और नतीजतन 1903 में पनामा एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया और अमेरिका पनामा को रिकॉग्नाइज करने वाला सबसे पहला कंट्री था। पनामा की गवर्नमेंट ने बदले में अमेरिका को इस कैनाल के आसपास की सारी जमीन परमानेंट लीज पर दे दी और 1999 तक ये सारा एरिया अमेरिकन गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहा। फिर 1999 में इस कैनाल का कंट्रोल पनामा को वापस कर दिया गया, मगर आज भी ये चोक पॉइंट अमेरिका और बाकी कंट्रीज के
के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में पूरी दुनिया का करीबन 6% सी ट्रेड साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के दरमियान इस चोक पॉइंट से गुजरता है। यही कैनाल अटलांटिक और पैसिफिक ओशन को आपस में कनेक्ट करती है। हर साल करीबन 13 से 14 हजार कार्गो शिप्स इस रास्ते से गुजरती हैं। ईस्टर्न एशिया और अमेरिका का ज्यादातर ट्रेड इसी रास्ते से होता है और इसीलिए इस कैनाल को सबसे ज्यादा अमेरिका और चाइना यूज करते हैं। इसी तरह अमेरिका की वेस्टर्न कोस्ट को यूरोप, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट से कनेक्ट करने का भी यही एक रास्ता है। अब अगर वापस डैरियन गैप पर आए तो ये कोलंबिया और पैनामा के दरमियान है। वही कोलंबिया जो पिछले कई सालों से इंटरनल वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का शिकार रहा है और जहां की ड्रग माफिया पूरे साउथ अमेरिका में मशहूर है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कोकेन कोलंबिया में बनती है और ये सब यहाँ से सेंट्रल और नॉर्थ अमेरिका स्मगल होती है। लेकिन इस डैरियन गैप की वजह से ये स्मगलिंग करना काफी मुश्किल होता है और स्मगलर्स को सी रूट लेना पड़ता है, जहाँ पर पैनामा के कोस्ट गार्ड्स अक्सर इन स्मगलर्स को पकड़ लेते हैं। अब इस सिचुएशन में अगर यहाँ पर रोड या रेल नेटवर्क बनाया जाता है तो अमेरिका को ये खदशा है कि कहीं कोलंबिया की ड्रग माफिया यहाँ से पैनामा में पहुंचकर पैनामा कैनाल को डैमेज न कर दे। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उनको फिर यहाँ से मैक्सिको और अमेरिका तक ड्रग्स पहुँचाना भी बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए अगर पैनामा और कोलंबिया की गवर्नमेंट यहाँ पर कोई रेल रोड नेटवर्क बनाने का एग्रीमेंट कर भी लें तो अमेरिका यहाँ पर किसी भी तरह की डेवलपमेंट नहीं होने देगा। और अब हुए हैं